जब मीटिंग किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के विद इन अक्कर करे एक पॉपुलेशन के अंदर, उसे नॉन रैंडम मीटिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई बर्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के बर्ड के टाइप्स हैं। एक बर्ड ऐसे हैं जिनके जो विंग्स हैं वो कलर्ड नहीं है, विंग्स पे कोई कलरिंग नहीं है, और एक बर्ड का ग्रुप ऐसा है जिनके विंग्स पे कलरिंग है। तो कौन सा मेल बर्ड ज्यादा मेट कर पा रहा है जिसके विंग कलर्ड है? ठीक है, फीमेल प्रेफरेंस उस बर्ड को मेटिंग के लिए ज्यादा हो रही है जिसके पास मेल बर्ड जिसके विंग्स कलर्ड है, और जिसके विंग कलरलेस है वो मेटिंग कम कर रहा है। तो यहां पर अब ये सेलेक्टिव मीटिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रही है कि किस स्पेसिफिक ग्रुप के साथ मीटिंग होगी और किसके साथ मीटिंग नहीं होगी। इसी को क्या बोलते हैं? नॉन रैंडम मीटिंग। तो मेरे को ये बताओ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कलरलेस विंग्स वाले बर्ड थे उनका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जो कलरलेस वाले थे उनका पॉपुलेशन साइज यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिस है नॉन रैंडम मीटिंग का, जिससे हो सकता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप पॉपुलेशन का खत्म हो जाए और एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो राइज कर जाए। यहां ब्रैकेट में लिख लो, इफ random mating occurs, if random mating occurs, then chances of change in gene pool, change in gene pool are less, are less। अगर किसी पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग होती है, रैंडम मीटिंग का मतलब है कि कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, किस पर्टिकुलर ग्रुप को मीटिंग के चांस ज्यादा मिलेंगे किसी का नहीं मिलेंगे, कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, तो ऐसी पॉपुलेशन में क्या चांस रहेंगे कि उसका जीन पूल में वेरिएशन कम आए, और ऐसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन भी क्या होगा? कम होगा या स्लो रेट से प्रोसीड करेगा। ऐसी पॉपुलेशन को हम नॉन इवॉल्विंग भी कह सकते हैं, जिसमें रैंडम मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैंने बर्ड का आपको दिया, ये किस पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है पीकॉक पे, मोर पे एप्लीकेबल है। अगर आपने कभी जो मेल पीकॉक जो होता है वो मेल होता है, अगर उसके अगर विंग्स देखे हो तो वो विंग्स वेरियसली कलर्ड होते हैं, उन पे डिजाइन भी होते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है, पी हैन फीमेल, उसके जो विंग्स हैं वो कलरलेस, मतलब उस पे कोई डिजाइन नहीं होता, केवल ब्लू कलर के विंग्स होते हैं फीमेल के विंग्स। तो मेल पीकॉक जो है वो ऐसा सेलेक्ट क्यों हुआ कि उसके कलर्स के साथ साथ डिजाइन भी है विंग्स पे? बिकॉज ऑफ नॉन रैंडम मीटिंग। वो जो मेल पीकॉक है वो इस वजह से सेलेक्ट हुआ है, नॉन रैंडम मीटिंग की वजह से। हो सकता है पीकॉक की पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के पीकॉक हो जिनके विंग्स कलर्ड हो, किसी के कलरलेस, किसी के डिजाइन है। ठीक है, तो जिस डिजाइनर और कलर वाले जो विंग्स थे वो सेलेक्ट हो गए, बाकी सारे खत्म हो गए। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म और है, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स होता है प्रैक्टिस ऑफ इंप्रूविंग, प्रैक्टिस ऑफ इंप्रूविंग जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस। दिस टर्म
given by Francis Galton. Francis Galton. Eugenics. यूजेनिक्स टर्म जो है ये फ्रांसिस गॉल्टन ने दी थी। ये गॉल्टन जो था ये डार्विन का ही कजन लगता था। डार्विन का एक कजन था जो फ्रांसिस गॉल्टन था। और यूजेनिक्स का बेसिस या मीनिंग क्या है? जैसे गॉल्टन क्या बोलता था, अगर जो ह्यूमंस क्रिमिनल्स हैं या फिर जो जेल के अंदर ह्यूमंस हैं या जो मेंटल पेशेंट है, मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर है, ऐसे ह्यूमन से मेटिंग के जो राइट है, रिप्रोडक्शन के जो राइट्स हैं, उनको छीन लेना चाहिए। उनको मेटिंग नहीं करने देनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो सोसाइटी में स्प्रेड होगा। ये गॉल्टन ने बोला था। तो अगर हम ऐसे ह्यूमन से मीटिंग के राइट्स छीन लेते हैं तो सोसाइटी का जो गुड डीएनए है या जो जेनेटिक क्वालिटी जो है सोसाइटी की, वो इंप्रूव होगी। ये उसके विचार थे गॉल्टन के, और उसी को इसने यूजेनिक्स बोला था। तो ये जो अगर ये यूजेनिक्स प्रैक्टिस में आती है तो ये नॉन रैंडम मीटिंग होगा ना। सोसाइटी का एक पार्ट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा किसी दूसरे पार्ट के साथ, ये नॉन रैंडम मीटिंग में आएगा। तो वो इसी को बेसिस मानता हुआ ह्यूमन की डीएनए क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहता था। हालांकि ये इलीगल है, ये किसी कंट्री में ऐसे अलाउड नहीं है किसी से रिप्रोडक्शन के राइट्स छीन लिए जाए। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट। तो ये हो गया नॉन रैंडम मीटिंग। और एक लास्ट पॉइंट और है इस टॉपिक में, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। जब डिफरेंट स्पीसीज के इन बिटवीन ब्रीडिंग हो या क्रॉसिंग हो, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। नॉर्मली अलग अलग स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से दो अलग अलग स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो रीजंस अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली डिफरेंट स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें अलग अलग स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। केस कौन से होने चाहिए? एनिमल्स सेम जीनस के हों। जैसे डोंकी है और हॉर्स है, दोनों का एक ही जीनस होता है, डोंकी का भी और हॉर्स का भी। तो डोंकी और हॉर्स के इन बिटवीन रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, तो मान लो अगर दो अलग अलग स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हो गई, जो प्रोजनी का बर्थ होगा वो बिल्कुल हाइब्रिड होगा, और उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। जिससे एक नया हाइब्रिड पैदा होगा। जो नया हाइब्रिड पैदा हुआ है वो नया हाइब्रिड पेरेंटल जनरेशन से या पेरेंटल स्पीसीज से बिल्कुल अलग होगा, जो नया हाइब्रिड है। और हो सकता है उससे आगे नई स्पीसीज बन जाए। ठीक है, तो एक बेसिस ये भी है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखो, यहां पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन was considered by Darwin as method of evolution.
तो डार्विन भी इस पॉइंट को सपोर्ट करता था। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग है ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के इन बिटवीन जब ब्रीडिंग हो रही है उसी को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कहा जा रहा है। तो डार्विन इस पॉइंट को सपोर्ट करता था कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से नई स्पीसीज या एवोल्यूशन अक्कर करती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा केसेस नहीं होते हैं, बहुत कम केस में होता है। तो हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये सभी 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। मेथड्स इन जीन जेनेटिक वेरिएशन इन जीन पूल, सबसे पहला मेथड म्यूटेशन हमने पढ़ा, सेकंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थर्ड जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, फोर्थ जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसमें दो इफेक्ट हमने पढ़े, बॉटलनेक और फाउंडर, और फिफ्थ है नॉन रैंडम मेटिंग, और सिक्स्थ है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी 6 मेथड्स को एवोल्यूशनरी फोर्सेस कहते हैं। एवोल्यूशनरी फोर्सेस मतलब जिन फोर्सेस से एवोल्यूशन अक्कर करती है। ऑल दीज 6 मेथड्स आर एवोल्यूशनरी फोर्सेस, लिख लो इस पॉइंट को। All these 6 methods are evolutionary forces. All these 6 methods are evolutionary forces. Evolutionary forces का मतलब क्या है? जिन मेथड से एवोल्यूशन अक्कर करती है उन्हें फोर्सेस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हैं। मॉडर्न थ्योरी का ये फर्स्ट पॉइंट था जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये 6 मेथड्स पढ़े जिन्हें एवोल्यूशनरी फोर्सेस कहते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं, मॉडर्न थ्योरी के सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट है थ्योरी का आइसोलेशन। आइसोलेशन नॉन रैंडम मीटिंग का मतलब है जहां पर सिलेक्टिव मीटिंग हो रही है, जहां सिलेक्शन हो रहा है कि कौन पर्टिकुलर ग्रुप पॉपुलेशन का किसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है। मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में 2 ग्रुप्स में लोग हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो रिच पीपल का है और एक ग्रुप ऐसा है जो पुअर पीपल का है। ठीक है, अब जो रिच पर्सन है वो कहेगा कि मैं पुअर पर्सन के साथ मैरिज नहीं करूंगा, और जो पुअर पर्सन है वो रिच पर्सन के साथ मैरिज नहीं कर सकता। तो सोसाइटी के दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, और ये दो अलग अलग ग्रुप्स अपने ही ग्रुप मेंबर्स के विद इन रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसे नॉन रैंडम मीटिंग कहते हैं। सिलेक्शन हो रही है कि किस पर्टिकुलर ग्रुप जो है पॉपुलेशन का उसके साथ मीटिंग हो सकती है, किसके साथ नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगला है आइसोलेशन।
आइसोलेशन को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी कहते हैं। आइसोलेशन को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी कहते हैं। क्या मीनिंग है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का? जैसे जो स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती किसी और स्पीसीज के साथ, एक स्पीसीज अपने ही स्पीसीज मेंबर्स के विद इन रिप्रोड्यूस कर सकती है। इस कंडीशन को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कहते हैं। एक स्पीसीज क्या होती है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, वो अपने ही स्पीसीज मेंबर्स के विद इन रिप्रोड्यूस कर सकती है, किसी और स्पीसीज के साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसी को आइसोलेशन कहा जाता है। आइसोलेशन मतलब जो उसकी रिप्रोडक्टिव नेचर है वो किसी और दूसरी स्पीसीज से अलग है, आइसोलेट है। ये टर्म दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। और ये करेक्टर एक स्पीसीज के पास होना बहुत जरूरी है। अगर एक स्पीसीज को एग्जिस्ट करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो वो स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर मान लो दो स्पीसीज हैं अलग अलग और वो आपस में नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर पाए, कर सकती हैं अगर, तो अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया नेचुरली तो हाइब्रिड बन जाएंगे। और मान लो वो हाइब्रिड पेरेंटल स्पीसीज से ज्यादा स्ट्रांग है, वो पेरेंट को ही खत्म कर देगा। तो अगर कोई स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होना बहुत जरूरी है ताकि वो हाइब्रिड की क्रिएशन ना कर सके। तो ये एक स्पीसीज की स्टेबिलिटी में आता है आइसोलेशन। तो ओवर ए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरह के आइसोलेशन के मैकेनिज्म देखे जाते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को बनाते हैं। ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को हम बैरियर्स भी बोलते हैं, बैरियर्स टू हाइब्रिडाइजेशन, बैरियर्स टू हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है इसका? मेथड्स which prevent hybrid formation। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो हाइब्रिड की फॉर्मेशन को रोकते हैं, उन्हीं को हम बैरियर्स यहां पर कह रहे हैं। और उन्हीं से एक स्पीसीज आइसोलेटेड होती है। जो बैरियर्स हैं वो दो तरह के बैरियर्स हैं। सबसे पहला है प्री जाइगोटिक बैरियर। प्री जाइगोटिक बैरियर प्री जाइगोटिक बैरियर का मतलब क्या है कि हाइब्रिड जाइगोट बनने से पहले बैरियर्स होते हैं। डिफरेंट स्पीसीज में हाइब्रिड जाइगोट बनने से पहले ही बैरियर्स होते हैं, उनके गैमीट्स के लेवल पर होंगे। तो प्री जाइगोटिक बैरियर में आगे 5 टाइप के बैरियर्स आ जाते हैं जो हाइब्रिड जाइगोट को बनने से रोकते हैं। इकोलॉजिकल बैरियर, दूसरा है टेम्पोरल बैरियर,
तीसरा है बिहेवियरल बैरियर। चौथा है मैकेनिकल बैरियर। लास्ट है गैमेटिक बैरियर। इकोलॉजिकल बैरियर से स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल बैरियर होता है ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स। अगर स्पीसीज का डिफरेंट हैबिटेट है, मान लो एग्जांपल क्या है इसका, एक फिश ऐसी है जो फ्रेश वाटर में रहती है और एक फिश ऐसी ऐसी है जो ओशियन में रहती है। क्या वो दोनों फिश कभी आपस में मिलेंगी? फ्रेश वाटर मतलब रिवर। एक फ्रेश वाटर फिश है और एक है मेरीन फिश। मेरीन हो गया ओशियन। ये दोनों फिश आपस में नहीं मिलेंगी। मान लो कि इन ये फिश आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फिश आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और हाइब्रिड भी बना सकते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उन दोनों के हैबिटेट ही क्या है, अलग अलग है। कौन सा बैरियर है यहाँ पर? इकोलॉजिकल। टेम्पोरल बैरियर। टेम्पोरल बैरियर होता है अगर स्पीसीज में डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन है, ड्यू टू डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स या प्लांट सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या है? जिनमें एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है, उसी में वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लो कोई एक प्लांट है जिसमें फ्लावर्स विंटर में आते हैं और कोई एक दूसरा प्लांट है जिसमें फ्लावर समर में आते हैं। हालांकि वो दोनों प्लांट्स एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे काम कर जाएंगे, लेकिन क्या वो आपस में कभी पॉलिनेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक विंटर में आ रहा है और एक समर में आ रहा है। टाइम का डिफरेंस हो गया, टेम्पोरल बैरियर। ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है। ऐसे ही एनिमल्स में भी हो सकता है ये। बिहेवियरल बैरियर, ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मीटिंग पैटर्न। डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मीटिंग पैटर्न। जैसे हर एनिमल का बिहेवियर अपना अलग होता है, ठीक है? एनिमल्स में जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। तो दो किसी अलग अलग स्पीसीज का भी बिहेवियर अलग होगा। एक स्पीसीज का मेल दूसरे स्पीसीज के फीमेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता या उसके साथ मेट नहीं कर पाता, क्योंकि मेटिंग का पैटर्न उनमें बिहेवियर अलग अलग होता है। इस वजह से भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती। नेक्स्ट है मैकेनिकल बैरियर, ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
डिफरेंट साइजेस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैकेनिकल बैरियर। इसका क्या मतलब है? जैसे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साइजेस हैं वो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग होते हैं, इवन प्लांट्स में भी अलग अलग होते हैं। मान लो एक पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब बनी है, पॉलन ट्यूब की लेंथ इतनी ज्यादा लॉन्गर नहीं है कि वो ओवम तक रीच कर सके या ओवरी तक रीच कर सके फीमेल फ्लावर में, तो वो भी मैकेनिकल बैरियर हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से प्रॉपर इंसेमिनेशन नहीं हो पाती है एनिमल्स में, मैकेनिकल बैरियर। लास्ट है गैमेटिक बैरियर। गैमीट्स डू नॉट फ्यूज। गैमीट्स फ्यूज नहीं करते हैं डिफरेंट स्पीसीज के। मान लो इंसेमिनेशन भी हो गई, इंसेमिनेशन होने के बावजूद फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जाइगोट नहीं बनता है, क्योंकि गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको रिप्रोडक्शन में एक इंटरेक्शन पढ़ाई थी जो गैमीट्स के विद इन होती है, जो स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है। क्या था वो इंटरेक्शन का नाम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ी थी। इंटरेक्शन का नाम एक्रोसोमल रिएक्शन तो उसके बाद स्टार्ट होता है, इंटरेक्शन का नाम था फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन, जिसमें से एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के हेड पर होता है और फर्टिलाइजिन जो होता है वो एग पर होता है। ठीक है, दो स्पीसीज के फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन आपस में अटैच नहीं करते हैं, जिसे गैमेटिक बैरियर कहते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, तो इन सभी रीजन से जाइगोट नहीं बनेगा, ये प्री जाइगोटिक हो गए। ऐसे ही आगे हम पढ़ते हैं पोस्ट जाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर तब काम करते हैं जब जाइगोट बन चुका होता है। मान लो डिफरेंट स्पीसीज में रिप्रोडक्शन हो गई, गैमीट्स भी फ्यूज कर गए और जाइगोट भी बन गया, लेकिन स्टिल बैरियर आ जाते हैं इन प्लेस, उसे पोस्ट जाइगोटिक बैरियर कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो है हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी होता है हाइब्रिड जाइगोट फेल्स टू ग्रो, फेल्स टू ग्रो या डिवाइड। जो हाइब्रिड जाइगोट है, अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है या ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वो जाइगोट मर जाएगा। जाइगोट बनने के बाद उसकी डेथ हो जाती है ग्रोथ ना होने की वजह से, उसे हाइब्रिड इनवायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा है इसमें
हाइब्रिड स्टेरिलिटी, hybrid is formed but it is sterile, but it is sterile. हाइब्रिड स्टेरिलिटी होता है कि जो हाइब्रिड जाइगोट था वो बन गया, बनने के बाद उसमें डिवीजन या ग्रोथ भी होगी और हाइब्रिड का बर्थ हो गया। जो हाइब्रिड है वो डिलीवर आउट हो गया मदर की बॉडी से और उसका बर्थ भी हो गया। लेकिन जो हाइब्रिड पैदा हुआ है वो हाइब्रिड स्टेराइल है, वो आगे खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तो हाइब्रिड की पॉपुलेशन कभी राइज नहीं हो पाएगी। हाइब्रिड की पॉपुलेशन अगर राइज नहीं हो पा रही है तो उससे पेरेंटल जनरेशन को कोई खतरा नहीं है, चाहे हाइब्रिड पेरेंटल जनरेशन से ज्यादा स्ट्रांग हो, पेरेंटल जनरेशन उससे खत्म नहीं होगी। तो ये भी एक टाइप का बैरियर है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बोला था, जो डोंकी और हॉर्स हैं उनके इन बिटवीन रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो मेल डोंकी क्रॉस कर सकता है फीमेल हॉर्स के साथ, और जो हाइब्रिड पैदा होता है उस हाइब्रिड को म्यूल कहते हैं। ये स्टेराइल हाइब्रिड है। म्यूल को हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ठीक है, स्टेराइल होता है। या फिर इसका अगर उल्टा क्रॉस कर दें, इसका उल्टा क्रॉस होता है फीमेल डोंकी क्रॉस मेल हॉर्स। इसके उल्टे क्रॉस से जो हाइब्रिड बनेगा उस हाइब्रिड को हिनी कहते हैं, वो भी स्टेराइल हाइब्रिड है। वो भी स्टेराइल है। तो ये म्यूल या हिनी क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा, इसे ह्यूमन बींग्स बनवाते हैं। नॉर्मली ये आपस में मेट नहीं करते, लेकिन ह्यूमन बींग्स जिन एनिमल्स को पालते हैं, जैसे डोंकी को किसी ने पाला, ठीक है, या हॉर्स को किसी ने टेक केयर करी, तो वो ह्यूमन बींग्स मेटिंग करवाते हैं डोंकी और हॉर्स की, तो जिससे ये हाइब्रिड पैदा होते हैं। नेचुरली ये रिप्रोड्यूस नहीं करते ये एनिमल्स आपस में, ह्यूमन बीइंग के थ्रू ये मेटिंग होती है। तो ये जो हाइब्रिड बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो डोंकी होता है ये हार्ड वर्किंग होता है। डोंकी जो होता है ये दिन भर काम कर सकता है, लेकिन वो फास्ट रनिंग नहीं होता, स्लो मूविंग होता है वो, लेकिन काम ज्यादा घंटे कर सकता है वो। जो हॉर्स है वो फास्ट रनिंग होता है, हॉर्स का तो सभी को पता ही है, लेकिन हॉर्स बहुत ज्यादा लेजी होता है। वो खड़े खड़े पूरा दिन एक ही जगह पर सो भी सकता है, इतना लेजी होता है वो। ठीक है, अगर उसका जो मालिक है उसको अगर पुश करेगा तब वो रन करता है, अदरवाइज वो एक ही जगह खड़ा रहता है। तो इनके क्रॉस से जो ये म्यूल पैदा होता है, म्यूल में फास्ट रनिंग नेचर भी होता है और म्यूल हार्ड वर्किंग भी होता है। दोनों ही काम आ जाते हैं, दोनों करेक्टर आ गए इसमें। अच्छा, दोनों उल्टे करेक्टर भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है म्यूल ना फास्ट रन करे और लेजी भी हो, ऐसा भी म्यूल पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसा म्यूल किसी काम का नहीं होता, उसको कोई यूज करते नहीं है, या तो उसे किल कर देंगे या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जो काम के होते हैं हाइब्रिड उन्हें रखते हैं, ठीक है, सामान को ले जाने के लिए ये काम आते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, ये जो म्यूल या हिनी है। नेक्स्ट, इस पॉइंट का लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन क्या है? जैसे एशियन टाइगर, इसे अगर क्रॉस कराया जाए अफ्रीकन लाइनस के साथ, अफ्रीकन लाइनस, तो जो हाइब्रिड पैदा होता है टाइगॉन या लाइगर, लाइगर बोल देते हैं अगर उल्टा क्रॉस हो जाए, उल्टा क्रॉस हो जाए तो लाइगर बोल देते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये फर्टाइल हाइब्रिड है। एशियन टाइगर या अफ्रीकन लाइनस को क्रॉस कराया जाए तो जो हाइब्रिड पैदा हो रहा है वो टाइगॉन, वो फर्टाइल होता है, वो आगे अपनी पॉपुलेशन खड़ी कर सकता है। लेकिन मुझे बताओ इस क्रॉस में कौन सा बैरियर काम कर रहा है? ये जो एक्सेप्शन वाला एग्जांपल है इसमें कौन सा बैरियर काम कर रहा है? टाइगॉन की पॉपुलेशन क्यों खड़ी नहीं हो पाई? गेमेटिक नहीं, क्रॉस तो देखो हो ही रहा है ना, बच्चा भी पैदा हो रहा है हाइब्रिड, लेकिन वो हाइब्रिड फर्टाइल भी है। लेकिन नॉर्मली ये क्यों नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं। इनके नेम्स में ही है, एक एशिया में रहता है और दूसरा कहाँ है? अफ्रीका में। इनके बीच में तो बहुत बड़ा अरेबियन सी है, तो आपस में तो कभी मीट कर ही नहीं सकते। इकोलॉजिकल बैरियर काम कर रहा है, हैबिटेट अलग अलग है ना दोनों के। तो ये क्रॉस किसने करवाया? ये भी ह्यूमन बींग्स ने करवाया, जू के अंदर, जूलॉजिकल पार्क के अंदर। जू में क्रॉस करवा के देखा गया है और ये हाइब्रिड बनता भी है। जो हाइब्रिड बनाए फिर उसको आगे रिप्रोड्यूस नहीं करवाने देते ताकि ये टाइगॉन की पॉपुलेशन ना खड़ी हो जाए। लेकिन ये चीज नोन है कि वो फर्टाइल होता है, टाइगॉन वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी हो जाता है जिसमें फर्टाइल हाइब्रिड आया है। हो सकता है जो डार्विन ने बोला था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से एवोल्यूशन होती है, वो इसी पॉइंट के लिए बोला हो, जो ये एक्सेप्शनल केस है। थर्ड और लास्ट पॉइंट है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड ब्रेकडाउन होता है इसमें जो पेरेंटल जनरेशन थी एफ नॉट, उससे आगे एफ वन बना। जो एफ वन है वो फर्टाइल हाइब्रिड है, वो क्या है? फर्टाइल हाइब्रिड। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? जो एफ वन से आगे एफ टू बना, जो एफ टू था वो मर जाता है, डाइज ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है? एफ नॉट अलग अलग स्पीसीज थी और उससे हाइब्रिड क्रिएट हो गया, और हाइब्रिड भी फर्टाइल था। हाइब्रिड ने आगे रिप्रोड्यूस किया और अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी दी एफ टू जनरेशन, लेकिन जो एफ टू था वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो जा रही है, उसमें जेनेटिक डिफेक्ट आ गए। तो इसके थ्रू भी कभी भी हाइब्रिड अपनी पॉपुलेशन को रेज
नहीं कर पाएगा और पेरेंटल जनरेशन परसिस्ट करेगी। तो कुछ केसेस में हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी एक बैरियर होता है। ये सभी बैरियर्स एक स्पीसीज को स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे जब भी एक नई स्पीसीज बनती है, इवॉल्व हुई कोई नई स्पीसीज, उसमें ये आइसोलेशन का या ये बैरियर्स आ जाने चाहिए अगर उसे सरवाइव करना है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया कंप्लीट यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी का, आइसोलेशन। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं थ्योरी के, वो है नेचुरल सिलेक्शन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन में एफ नॉट डिफरेंट स्पीसीज है, उससे जो F1 बनी है वो फर्टाइल हाइब्रिड है। फर्टाइल हाइब्रिड ने भी आगे रिप्रोड्यूस किया है तो F2 आ गई, लेकिन जो F2 आया है वो F2 ग्रोथ शो नहीं करता है और F2 की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होगी? क्योंकि उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गए। ठीक है, मतलब वो जो क्रॉस हुआ था डिफरेंट स्पीसीज का, वो स्टेबल क्रॉस नहीं था। उसकी अनस्टेबिलिटी स्टार्टिंग में तो शो हुई नहीं F1 पे, लेकिन अनस्टेबिलिटी F2 लेवल पर शो होगी, जिससे आगे कभी F3 नहीं आ पाएगा। ठीक है, पेरेंटल स्पीसीज बची रहेंगी। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर में। तो नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग हमने डार्विन की थ्योरी में पढ़ लिया था। ठीक है, तो उस मीनिंग को अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे। तो डार्विन ने बोला था, नेचर नेचर सेलेक्ट्स दैट वेरिएंट which has maximum reproductive fitness। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जो बेटर रिप्रोड्यूस कर पाएगा बेटर मैनर से, वो सेलेक्ट हो जाता है और बाकी वेरिएंट्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। इसे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे।
तो एक ग्राफ बनाओ पहले, इस ग्राफ के थ्रू ही हम जो 3 टाइप्स है उसे समझेंगे। तो इस ग्राफ में आप देखो, एक्स एक्सिस पे है फिनोटाइप, जैसे कि हो गया हाइट, कोई भी एक फिनोटाइप है जैसे हाइट। अब हाइट के ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो ये जो है यहाँ पर वो हैं जिनकी हाइट डॉर्फ है, डॉर्फ मतलब जो बोने हैं, और इस राइट एक्सट्रीम एंड पे वो हैं जिनकी हाइट टॉल है, और मैक्सिमम नंबर उनका है जिनकी हाइट मीडियम है। अब हमें नंबर कैसे पता चल रहा है कि मीडियम हाइट वाले सबसे ज्यादा क्यों है? वो वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो आप मीडियम हाइट वाले को वाई एक्सिस पे अगर प्लॉट करोगे तो उसका नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, और जो डॉर्फ या टॉल वाला है उनका नंबर सबसे कम है। तो ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें डॉर्फ या टॉल का नंबर काफी कम है, लेकिन मीडियम हाइट वालों का नंबर क्या है? ज्यादा है। इस ग्राफ की शेप को कहते हैं, जो ग्राफ है, ग्राफ की शेप को कहते हैं बेल बेल शेप्ड कर्व। जैसे कभी आपने मंदिर की घंटी देखी हो, वो घंटी कुछ ऐसी होती है, ऐसी शेप की होती है, बेल, वहीं से घंटी से ये वर्ड आया है, बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, तो ये ऐसी पॉपुलेशन है, किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन हो सकती है। उस पॉपुलेशन में फिलहाल जो मीडियम हाइट करेक्टर है वो सबसे ज्यादा है, और जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं टॉल और डॉर्फ वो सबसे कम है। ये इनिशियली इस पॉपुलेशन की कंडीशन है। अब इस पॉपुलेशन पे नेचुरल सिलेक्शन लगेगी, तीन तरह से, तीन तरह से नेचुरल सिलेक्शन लगेगी। सबसे पहली जो नेचुरल सिलेक्शन है उसे बोलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन। फर्स्ट जो है वो है बैलेंसिंग सिलेक्शन। इसी को दूसरा नाम है इसका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, फर्स्ट टाइप की जो नेचुरल सिलेक्शन है। तो इस सिलेक्शन में हो क्या रहा है? इस सिलेक्शन में जो मीडियम हाइट वाले इंडिविजुअल्स थे उनका नंबर क्या हो गया? और भी ज्यादा हो गया। जो टॉल और डॉर्फ हाइट वाले इंडिविजुअल्स थे उनका नंबर और कम हो गया। मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन का फिनोटाइप हाइट जो था वो मीडियम हो गया मैक्सिमम पॉपुलेशन का, और जो एक्सट्रीम्स पे फिनोटाइप थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो नेचर ने किसे सेलेक्ट किया है यहाँ पर? मीडियम कैरेक्टर को। मीडियम कैरेक्टर को हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं। मीडियम कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस।
तो यहां पर आप लिखो मीन कैरेक्टर इज सेलेक्टेड। मीन कैरेक्टर या मीडियम कैरेक्टर क्या है? हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स सेलेक्ट हो गए और जो टॉल और डॉर्फ कैरेक्टर्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हेट्रोजाइगोट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जिस भी पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगोट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है वहां बैलेंसिंग सिलेक्शन लग रही है। किसी भी फिनोटाइप के लिए अगर हेट्रोजाइगोट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहां कौन सी सिलेक्शन लग रही है? बैलेंसिंग सिलेक्शन। जैसे टॉल या डॉर्फ कैरेक्टर क्या होंगे? टॉल टॉल हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। जो टॉल है वो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो डॉर्फ क्या हो जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव। डॉर्फ हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जो होमोजाइगस के कैरेक्टर्स हैं वो कम हो रहे हैं और हेट्रोजाइगोट का कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लिख लो इस पॉइंट को भी, होमोजाइगोट्स आर डिक्रीजिंग। होमोजाइगोट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हेट्रोजाइगोट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ये होगी फर्स्ट सिलेक्शन, बैलेंसिंग सिलेक्शन। सेकंड सिलेक्शन है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन सेकंड टाइप की सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ देखते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या हो रहा है? मान लो फॉर एग्जांपल जो टॉल हाइट कैरेक्टर था, जो टॉल हाइट कैरेक्टर था उसका नंबर ज्यादा हो गया। टॉल हाइट कैरेक्टर वालों का नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो जब नेचुरल सिलेक्शन हुई है तो किसी एक डायरेक्शन में जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है वो सिलेक्ट हो रहा है, किसी एक डायरेक्शन में। इस एग्जांपल में मैंने डायरेक्शन क्या ली है? टॉल हाइट वाली। मान लो जो डॉर्फ पीपल थे उनका नंबर ज्यादा हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉर्फ का नंबर ज्यादा हो रहा है तो मीडियम और टॉल का कम हो जाएगा। अगर टॉल का ज्यादा हो रहा है तो मीडियम और डॉर्फ का क्या नंबर हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में जो होमोजाइगस कैरेक्टर है वो सिलेक्ट होता है। कोई कोई सा एक होमोजाइगस कैरेक्टर सिलेक्ट होगा। तो इसमें लिखो वन ऑफ द वन ऑफ द homozygous one of the homozygous character is selected। कोई सा एक होमोजाइगस सेलेक्ट होगा। होमोजाइगस देखो डोमिनेंट भी होता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी होता है। तो यहां पर इस एग्जांपल में मैंने डोमिनेंट सेलेक्टेड दिखा दिया, किसी और एग्जांपल में रिसेसिव भी हो सकता है कि सेलेक्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल दे देता हूं रिसेसिव वाले का या डॉर्फ वाले का। मान लो कोई एक बर्ड की पॉपुलेशन है और बर्ड की पॉपुलेशन में तीन तरह के विंग साइज है। एक बर्ड ऐसा है जिसका विंग का साइज छोटा है,
एक बर्ड ऐसा जिसका विंग का साइज मीडियम है, एक बर्ड ऐसा जिसका विंग का साइज बड़ा है। लेकिन जो छोटे विंग साइज वाला है वो बहुत जल्दी या क्विक एक्शन करता है और अपने प्रे को पकड़ लेता है। ठीक है, जो छोटे विंग साइज वाला है वो उसकी फास्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो डॉर्फ कैरेक्टर हो गया ना। और मान लो वो आगे सेलेक्ट हो गया, तो दूसरे विंग साइज वाले थे उनको फूड ना मिलने की वजह से वो खत्म हो रहे हैं, छोटे विंग साइज वाला जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में होमोजाइगस रिसेसिव सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही टॉल भी हो सकता है। लेकिन जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनका नंबर यहां पर कम होगा। नेक्स्ट, तीसरा और आखिरी है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में डिसरप्टिव सिलेक्शन में जो डॉर्फ कैरेक्टर था और जो टॉल कैरेक्टर था, दोनों ही कैरेक्टर सेलेक्ट हो गए। डॉर्फ वाला भी सिलेक्ट हो गया और टॉल वाला भी सिलेक्ट हो गया। पॉपुलेशन में दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए, पॉपुलेशन डिसरप्ट होगी। डिसरप्ट होना मतलब बट जाना। पॉपुलेशन दो अलग अलग ग्रुप्स में बट गई। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें डॉर्फ कैरेक्टर सेलेक्टेड है और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें टॉल कैरेक्टर सेलेक्टेड है। जो मीडियम कैरेक्टर वाले हैं उनका नंबर बहुत कम हो गया। ऐसी सिलेक्शन को डिसरप्टिव कहते हैं, जिसमें होमोजाइगस कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाते हैं। दोनों होमोजाइगस सेलेक्ट हो गए, बोथ homozygous both homozygotes are selected while heterozygote number decreases। हेट्रोजाइगोट्स का नंबर लेकिन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और होमोजाइगोट्स का नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हो गए तीन तरह के यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किसी भी पॉपुलेशन पे लग सकती है। डार्विन ने इसे एक्सप्लेन किया था एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक पॉपुलेशन पे लगती है। और पॉपुलेशन पे जब वो लगती है तो तीन तरह से वो हो सकता है, डिसरप्टिव, डायरेक्शनल और स्टेबलाइजिंग, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे एविडेंस या इनके एग्जाम्पल हैं नेचुरल सिलेक्शन के जो इन थ्री टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स।
फर्स्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ये नेचुरल सिलेक्शन की स्टडी करी गई थी लंदन में, ठीक है, स्टडी ऑफ लंदन, लंदन में स्टडी करी गई थी, जिसमें कई सालों के बीच में ये स्टडी करी गई। जैसे दो इसमें केसेस हैं। सबसे पहला क्या क्या है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इंग्लैंड में जो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में आई थी, और उस समय वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई, केमिकल फैक्ट्रीज खुल गई, कोल पेट्रोलियम का जिनमें यूज होता था। तो उससे क्या हुआ, इंग्लैंड में पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसी के टाइम की ये स्टडी है। सबसे पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कब हुई स्टडी, इन 1850, 1850 में। 1850 के आसपास क्या था इंग्लैंड या लंदन सिटी में दो तरह के इंसेक्ट्स देखे गए, एक ब्लैक कलर का था, एक व्हाइट कलर का था, दो तरह के इंसेक्ट्स थे। एक का नाम है बिस्टोन बिटुलेरिया, बिस्टोन बिटुलेरिया, ये होता है व्हाइट मॉथ। ये व्हाइट कलर का मॉथ मतलब इंसेक्ट है, एक व्हाइट कलर का इंसेक्ट था ये। was more was more than बिस्टोन कार्बोनेरिया। कार्बोनेरिया होता है ब्लैक मोथ। ब्लैक मोथ, तो दो तरह के बर्ड्स थे, जिनमें से व्हाइट मोथ जो था उसका नंबर ज्यादा था ब्लैक मोथ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात है ये। अब क्यों नंबर इसका ज्यादा था, एज व्हाइट मोथ hide themselves hide themselves from predatory bird, from predatory bird over white lichen, over white lichen covered tree trunk, over white lichen covered tree trunk।
तो लंदन सिटी में क्या देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उससे पहले लंदन सिटी में व्हाइट लाइकन पाए जाते थे। ठीक है, ये जो लाइकन होते हैं ये ट्री के ट्रंक पे उन्हें मिलते थे, और ट्री का जो तना है, ट्रंक जो है, वो पूरा व्हाइट कलर का हो जाता था। उस व्हाइट बैकग्राउंड में ये व्हाइट मोथ छुप जाता था, मगर मतलब नजर नहीं आता था। किसे नजर नहीं आता था? बर्ड्स को, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। लेकिन उस व्हाइट बैकग्राउंड में जो ब्लैक मोथ था वो इजिली डिटेक्ट हो जाता। तो बर्ड्स किसे ज्यादा खाते थे? ब्लैक मोथ को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ब्लैक मोथ को बर्ड्स ज्यादा खाते थे, इसलिए ब्लैक मोथ का पॉपुलेशन साइज कम है, और व्हाइट मोथ जो है वो बच जाता था, छुप जाता था वो, इसलिए उसका पॉपुलेशन साइज जो है वो ज्यादा है। इनकी फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में। तो ये फिगर है 7.4। इस फिगर में आप देखो, इसने यहाँ पर दो तरह के मौत शो करे हैं। एक आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला ब्लैक मौत है, और ये वाला है वाइट मौत। तो जो ट्री का ट्रंक है उस पे अभी लाइकन प्रेजेंट है, ट्रंक पे क्या है? लाइकन है, इसलिए जो ट्री का ट्रंक है वो थोड़ा लाइट नजर आ रहा है, उस पे लाइकन है, वाइट लाइकन। ठीक है, ये था सब कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो क्या हुआ? एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ने लगा। और पॉल्यूटेंट कौन सा होता है? जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 की प्रेजेंस में लाइकन मर जाते हैं। SO2 की प्रेजेंस में लाइकन क्या हो गए? ये मर गए। जब लाइकन मरे तो ट्री का ट्रंक ऑब्वियसली डार्क होता है, तो वो डार्क दिखने लगा। लाइकन हट गए तो ट्री का जो एक्चुअल कलर है ट्रंक का, वो डार्क, वो अपीयर होने लगा। तो डार्क ट्रंक में जो ब्लैक मोथ था वो तो हाइड कर गया, मिक्स हो गया वो उसके कलर के साथ। लेकिन जो व्हाइट मोथ था अब वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो बर्ड्स फिर किसको खाना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद किसे ज्यादा खाएंगे? व्हाइट मोथ को ज्यादा खाएंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक मोथ है, इसी को, ये जो ब्लैक मोथ है ना, इसी को मेलेनाइज्ड मोथ भी कहते हैं। मेलेनाइज्ड मोथ। मेलेनाइज्ड का मतलब है जिसपे मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा हो। मेलेनिन पिगमेंट डार्क कलर देता है। जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ना, वो डार्क कलर देता है। इसका डार्क कलर मेलेनिन पिगमेंट की वजह से, इसी इसलिए इसको मेलेनाइज्ड मोथ भी कहते हैं। तो अब ये आफ्टर रेवोल्यूशन के दो पॉइंट लिख लो। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ये 1920s में। ठीक है, 1920 में क्या हुआ? पॉल्यूशन इंक्रीज हो गया। पॉल्यूटेंट्स सच एज SO2 किल्ड लाइकन। SO2 ने लाइकन को मार दिया। लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन की प्रेजेंस में वो मर जाते हैं। सो व्हाइट मॉथ was exposed
was exposed on tree trunks, was exposed on tree trunks and eaten by birds, और उसको birds खा गए। व्हाइट मॉथ को बर्ड्स ज्यादा खाएंगे क्योंकि उसका पॉपुलेशन नंबर ज्यादा था, और जो ब्लैक मॉथ था उसका पॉपुलेशन नंबर कम था और वो हाइड भी कर गया। वाइल ब्लैक मोथ hide themselves on dark trunk, on dark trunks। जो ट्रंक का नेचुरल कलर है वो डार्क होता है, तो उस पे उसने अपने आप को हाइड कर लिया। तो दो तरह के यहाँ पर पॉपुलेशन में कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है व्हाइट और एक कैरेक्टर है ब्लैक मॉथ्स का। मेरे को बताओ कौन सी टाइप की सिलेक्शन लग रही है यहाँ पर तीन में से? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जो ब्लैक मॉथ था वो ज्यादा हो रहा है सेलेक्ट व्हाइट मॉथ के कंपैरिजन में, तो कौन सी टाइप की नेचुरल सिलेक्शन लग रही है? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल के तीसरे वाली डिसरप्टिव? देखो दो तरह के फिनोटाइप है यहाँ पे, डार्क और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। कोई सा एक सेलेक्ट हो रहा है तो डायरेक्शनल सिलेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, चाहे वो किसी डायरेक्शन में जाए, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, टॉल के डॉर्फ, किसी भी डायरेक्शन में जाए, एक डायरेक्शन में जाएगा तो डायरेक्शनल सिलेक्शन। लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पे आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, यही सब लिखना होता है जो यहाँ लिखवा है, और नीट के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अब मेरे को एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और आता है इसमें। क्वेश्चन ये होता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और व्हाइट मॉथ कम हो गया और ब्लैक मॉथ बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट मॉथ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया, यस या नो? व्हाइट मॉथ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया क्या, यस या नो? एक क्वेश्चन ये भी आता है, वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, उसका बस पॉपुलेशन का नंबर कम हुआ है। मान लो आगे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स हट जाते हैं, SO2 हट जाता है, तो दोबारा से किस लाइकन्स आ जाएंगे ट्रंक पे, तो दोबारा से किसका नंबर राइज हो जाएगा? व्हाइट मोथ का। दोबारा से व्हाइट मोथ का जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो कोई भी वेरिएंट एक्सटेंट नहीं होता है, बस उसका पॉपुलेशन साइज क्या हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, और किसी का पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स। जो इंडस्ट्रियल स्मोक था उसमें SO2 थे, ये सूट में SO2 वगैरह थे, और उससे लाइकन क्या हो गए, मर गए, तो ट्री का ट्रंक फिर कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। अंडर दिस कंडीशन द व्हाइट विंग्ड मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स। व्हाइट विंग वाला बचा नहीं, और जो डार्क विंग या मेलेनाइज्ड मोथ था वो सर्वाइव कर गया। और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिखा हुआ है उसने, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि वहां पर लाइकन्स प्रेजेंट थे जो पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, और उसमें वो क्या करता था, हेंस मोथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लाज देमसेल्व्स हाइड इन द बैकग्राउंड। ये कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज होता है
जैसा बैकग्राउंड है उसमें अपने आप को छुपा लेना। जैसे बैकग्राउंड अगर व्हाइट है और एनिमल का कलर भी व्हाइट है तो वो अपने आप को छुपा लेगा, इसे कैमोफ्लाज कहते हैं। अगर बैकग्राउंड डार्क है और एनिमल का कलर भी डार्क है तो वो भी कैमोफ्लाज है, अपने आप को छुपा लेना। तो कैमोफ्लाज करके अपने आप को छुपा लेता है। फिर कहता है रूरल एरियाज में, रूरल एरिया गांव वाले इलाके में जहां पोल्यूशन नहीं था, जहां पर पोल्यूशन नहीं था वहां पर क्या था, वहां पर लाइकन था, तो वहां व्हाइट विंग्ड मॉथ का पॉपुलेशन अभी भी क्या था, ज्यादा था, और डार्क विंग वाले का पॉपुलेशन नंबर क्या था, लो था। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर भी रूरल एरियाज में व्हाइट वाले का नंबर ज्यादा था और ब्लैक वाले का नंबर कम था। तो ये शो करता है कि कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं होता है, बस उनका पॉपुलेशन साइज ऊपर नीचे होता रहता है। और जैसे जैसे नेचर में कंडीशंस चेंज होती है कोई सा एक वेरिएंट सेलेक्ट हो जाता है, उसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आज का जो ये लेक्चर है मैं यहाँ एंड करता हूँ।